एक बार फिर से स्वागत है सीईटी की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट का। जो भी बच्चे सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीईटी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बेस्ट रहेगी। मैं अब से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो पहले आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं, वो करवाऊंगा। तो आज मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। तो हरियाणा में क्या है कि लगभग क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। अब मान के चलो कि जीके और हरियाणा जीके और जो नेशनल जीके है उसमें से लगभग 25 या 30% पोर्शन है जो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है। तो इससे आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। अगर आप रिपीटेड देखते हैं एक वीडियो को, अगर एक क्वेश्चन को आप, ये मैंने टेक्निक अपनाई हुई है, अगर आप एक क्वेश्चन को दो या तीन बार लगातार रिपीटेशन से देख लेते हो या उस क्वेश्चन को लिख लेते हो एक बार, या 2 या 3 बार रिपीटेशन से उस क्वेश्चन को सुन लेते हो, तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो इसलिए आप या तो इस वीडियो को बार बार देख सकते हो या फिर इन क्वेश्चन को साथ साथ में नोट कर लेना, और जब भी आपको टाइम लगे उन्हीं क्वेश्चन को चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करूँ मैं आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है भाई, किसी दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में यह परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन रहेगा 3, प्रकाश का परावर्तन। ये कुछ जीव के नाम दिए हुए हैं और ये उनके श्वसन अंग हैं। मतलब कौन सा जीव है वो कौन से अंग से सांस लेता है? तो इनमें से कोई नहीं है, ये गलत दिए हुए हैं। फिर है 3 का, इसका रहेगा लार ग्रंथि 4। लार ग्रंथि है वो अमाइलेज से करती है, और उदर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, और जो लीवर है वो पितरस करता है, और अग्नाशय है वो इंसुलिन रिलीज करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा को ढीला करने या पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो हमारे हरियाणा में खेत वगैरह हैं उसकी जो हम जुताई करते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं कि निनाण करना, तो उसका ऑप्शन रहेगा जुताई करना। दूध का पौष्टिकीकरण क्या है? दूध का पौष्टिकीकरण क्या है कि जो बड़ी बड़ी डायरियां हैं उन सब में दूध को सुरक्षित रखने के लिए पौष्टिकीकरण किया जाता है। तो वह क्या है, कौन सी विधि अपनाई जाती है उसमें? क्वेश्चन नंबर 5 का है 3। इसमें क्या है कि दूध को लगभग 70 डिग्री तापमान पर लगभग 30 सेकंड तक गर्म करें और फिर उसको एकदम से ठंडा किया जाता है, और फिर भंडार के मतलब स्टोर कर लिया जाता है, जिससे कि दूध की फटने की संभावना कम हो जाती है। 6 का है, कौन सा खाद्य आयोडीन के साथ नीला और काला रंग देता है? स्टार्च। आंत ज्वर, जिसे टाइफाइड भी बोलते हैं, आंत ज्वर किससे होता है? आंत ज्वर होता है जीवाणु से। ये कौन सा रोग
कौन से जीवाणु से होता है, इन पे मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस बार ग्रुप डी और मैन में साइंस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग और विषाणु से होने वाले रोग, तो इनके लिए मैं एक ट्रिक के साथ वीडियो बना दूंगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से कौन सी संघनन प्रक्रिया है? संघनन प्रक्रिया है 3, जल वाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन प्रक्रिया है। नंबर क्वेश्चन 9 है, बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किसमें किया जाता है? सिलोज और अन्य धारणागारों में किया जाता है। ये फिर से मिलान वाला क्वेश्चन आ गया 10 का, तो इसका ऑप्शन रहेगा 3, ऑप्शन 3। ए का है सांप, सांप रेंग के चलता है और मछली तैरती है, पक्षी उड़ता है, गाय चलती है। अब घबराओ नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा। गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्की रंग की वस्तु की तुलना में खालिस्तान ऊष्मा अवशोषित करती हैं, तो अधिक ऊष्मा अवशोषित करती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि गर्मियों में ज्यादा काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उसमें ऊष्मा अवशोषित ज्यादा होती है। मनुष्य की सामान्य आँख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी क्या है? तो ये रहेगा 25 सेंटीमीटर। रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो रोग पैदा करते हैं। 13 का है जो रोग पैदा करते हैं रोगाणु। 14 का है निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक है? 14 का है निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक है? तो इसमें है एरिथ्रोमाइसिन, एक एंटीबायोटिक है। एनोडीकरण निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है? जो एनोडीकरण है वो एल्युमिनियम की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है। 16 का है हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के तहत कुल कितनी नहरें हैं? तो ये हैं 4, यानी 521 नहरें हैं। आप मेरे क्वेश्चन पर आंसर पर टिक करने के साथ साथ आप भी जवाब दे सकते हैं। मैं आपको टाइम देता हूँ, 3-4 सेकंड बाद मैं इसको टिक करूँगा, तो आप लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट कर देना कि 100 क्वेश्चन में से मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक है। आईआईटी हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? मतलब हरियाणा में आईआईटी कहाँ पे है? तो ऑप्शन 1 रहेगा सोनीपत। आपको मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, इसमें आप अपना क्वेश्चन का आंसर सोच लेना और अपनी एक बुक में नोट कर लेना कि मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हो गए। ओके। फिर है 18 का, निम्नलिखित से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? मतलब हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है। फतेहाबाद में दो बहुत महत्वपूर्ण स्मारक हैं, एक तो लाट की मस्जिद है और दूसरा कौन सा है? ये पूछ रहा है कि फतेहाबाद में महत्वपूर्ण स्मारक कौन कौन से हैं, लाट की मस्जिद के अलावा और कौन सा स्मारक है? ऑप्शन 1 हुमायूं की मस्जिद। हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड हैं?
130 से 140। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में 8 प्रशासनिक भाग हैं। पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है, या फिर उपयुक्त कथनों में से कोई नहीं। इसमें शायद ये मिस प्रिंट है मेरे हिसाब से। तो किसका? न तो ए है न बी है, दोनों ऑप्शन गलत हैं। चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती? तो चरखी दादरी की हिसार के साथ सीमा नहीं लगती। हरियाणा का राज्य फूल क्या है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, पर इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है। हरियाणा का राज्य फूल है कमल। हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 8 अप्रैल 2018 में हरियाणा में मुद्रा योजना शुरू की गई थी। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा है पानीपत में। ये फिर से एक मिलान सूची क्वेश्चन आ गया। आप मिला सकते हो इसको। ऑप्शन ए है इसका सही। ए दमदमा लेक, नो, स्काईलार्क है पानीपत में, और दमदमा लेक है गुड़गांव में, डबचिक झील है होंडल में, और कर्ण लेक है चाणा में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका है केवल ए। ये अब की बार ग्रुप सी में जो मॉर्निंग पेपर हुआ था 26 तारीख को, तो उसमें कथनों वाला पेपर आया था, मतलब हार्ड था पेपर। हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? इस तरह के क्वेश्चन भी आए थे भाई। 28 का है बी। हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी जाना जाता है छछरौली को, जो कि यमुनानगर में है। माधवगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? माधवगढ़ की पहाड़ी, माधवगढ़ की पहाड़ी बोल सकते हैं, माधवगढ़ का प्राचीन किला बोल सकते हैं। तो ये है भाई महेंद्रगढ़ में। राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकतीस का है ऑप्शन ए और बी दोनों। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किस नाम पर हरियाणा सरकार एक पुरस्कार शुरू किया है? दर्शन लाल जैन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये विचार करने वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, अब की बार भी आए थे। तो 33 का है ए और बी दोनों। नोट कर सकते हैं आप ये क्वेश्चन। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की एकेडमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी झज्जर।
दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है, मतलब कवर नहीं करता हरियाणा राज्य दिल्ली को किस दिशा से कवर नहीं करता। इसका है ऑप्शन बी पूर्व। निम्नलिखित से हरियाणा की मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा है। हरियाणा की पारंपरिक मर्दों मतलब आदमी कौन सी पारंपरिक वेशभूषा नहीं है, सॉरी नहीं है। तो 36 का है दोहर। दोहर तो मैंने सुनी नहीं भाई। ये फिर से आ गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 37 का, तो 37 का है क्वेश्चन ए, केवल बी। नेक्स्ट है ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है हरियाणा में। तो हरियाणा में ब्रह्म सरोवर स्थित है, बताइए, कुरुक्षेत्र। ठीक है। प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित हैं। 39 का है कुश्ती। नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का अर्थ है। लूर शब्द का अर्थ है बालिका। ये मैथ की क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि इससे टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इन सब की मैं आपको ओनली ऑप्शन बता देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो 41 का रहेगा ऑप्शन बी, और 42 का रहेगा ऑप्शन डी, 43 का है ऑप्शन ए, 44 का है ऑप्शन 4, और 45 का है ऑप्शन 5, 46 का है ऑप्शन 2। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा आगे काट के देख लेना, क्योंकि मैथ की क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रहा, ओनली उनको टिक मार्क कर रहा हूँ। 47 का है ऑप्शन 3, 48 का है ऑप्शन 4, 49 का है ऑप्शन 3, और 50 का रहेगा ऑप्शन 2, 51 ऑप्शन भी 1, 52 ऑप्शन 3, 53 का ऑप्शन 4, 54 ऑप्शन 1, 55 का ऑप्शन 2, 56 का है ऑप्शन 4, और 57 का है ऑप्शन 2, 58 का है ऑप्शन ए। ये रीजनिंग है, मतलब कलम से लिखते हैं और फावड़ा से हम खोदते हैं। 59 का विषम का चयन कीजिए। तो 59 का है 2। ये किलोग्राम मतलब वजन नापने की है, और ये है किलोमीटर मतलब लंबाई नापने की इकाई है। 60 का है केवल निष्कर्ष 2 सही निकलता है। सभी नदियां पर्वत हैं, ठीक है, कथन है।
सभी महासागर पर्वत हैं। तो निष्कर्ष में पूछा जाए कुछ नदियां महासागर हैं? नहीं भाई, कुछ नदियां महासागर नहीं है। कुछ पर्वत नदियां हैं? कुछ पर्वत नदियां हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि सभी नदियां पर्वत है तो कुछ पर्वत भी नदियां होंगे। तो ऑप्शन एक का पहला मतलब कुछ पर्वत नदियां हैं, ये सही निकलता है इसका। नेक्स्ट है 61। सुबह सुबह सूर्योदय के बाद सन्नी खिड़की की तरफ देखते हुए खड़ा है। खंबे की परछाई ठीक सन्नी के दाईं ओर थी, तो सन्नी का मुख किस दिशा में था? इसको रहेगा दक्षिण दिशा में, आप सोल्व कर लेना। 62 का है 185। 63 का है किसी दिन किसी वर्ष मार्च का चौथा दिन गुरुवार है तो उसी वर्ष अगले महीने का अंतिम दिन क्या होगा? क्या था? उसी महीने का अंतिम दिन क्या था? एक मिनट में इसको सोल्व कर रहा हूँ, तब तक आप भी सोल्व कर लेना। किसी वर्ष में चौथा दिन गुरुवार, ठीक है। तो उसी वर्ष अगले महीने का अंतिम दिन क्या था? तो इसका आंसर हो भाई, सॉरी थोड़ा टाइम लग गया मेरे को, पर इतना टाइम मत लेना आप एग्जाम में। इन क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने जल्दी ही सोल्व कर सकते हो, ठीक है। किसी वर्ष का मार्च चौथा दिन गुरुवार था, मतलब चौथा दिन 4 तारीख को गुरुवार है, तो उसी वर्ष अगले महीने यानी अप्रैल का लास्ट दिन पूछा है इसमें। अप्रैल का लास्ट दिन क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी अप्रैल 30 दिन का है, तो 30 अप्रैल को क्या होगा? थोड़ा टाइम लग रहा है अभी मेरे को, कुछ 1 मिनट में चार्ज लेने के आता हूँ, लैपटॉप बहुत कम चार्ज है, ठीक है।
आप लोग वीडियो को थोड़ा स्किप कर लेना। सुबह 4 बजे वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए मैं, क्योंकि रात में तो लेट तक पढ़ाई होती है। हाँ, तो वही 63 का है एक, यानी शुक्रवार होगा, ठीक है। और 64 इसको आप सोल्व कर लेना। 64 का है ओ और एक्स। किसी कूट भाषा में वियतनाम को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ब्रिटेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इनको सोल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपको मैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन के ओनली आंसर बता रहा हूँ। 65 का है 2। अब आ गई हमारी हिंदी। कु प्लस शासन के योग करने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है। 66 का है तो कुशासन। ये भी नहीं है, आ नहीं आएगा, इसका आएगा 4 कुशासन। का पुरुष शब्द का उचित विग्रह कीजिए। का पुरुष शब्द का उचित विग्रह कहना है। 67 का है कुत्सित पुरुष। 68 का है दिए गए किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। सही से प्रयोग नहीं हुआ है। 68 का है उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊंगा। तो ये बीच में नहीं आएगा, उसने कहा लास्ट में आ सकता है। सहायता बंद करना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या रहेगा। हाथ खींचना। दिनकर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द, मतलब दिनकर शब्द के लिए कौन सा शब्द हम यूज और भी कर सकते हैं। तो दिनकर का रहेगा सूर्य। में का तत्सम मध्य तत्सम शब्द रूप क्या है। में मध्य। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध नहीं है, यानी करेक्ट नहीं है। ये शुद्ध शब्द यानी करेक्ट शब्द इंग्लिश में भी आते हैं और हिंदी में भी आते हैं। तो 72 का रहेगा स्तुति। ये मात्रा छोटी आएगी इसकी स्तुति की। निम्नोक्त में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है। नहीं है पूछ रखा है, तो आप लगा देंगे ए समास और नित्युपरास। प्रागैतिहासिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश, मतलब प्रागैतिक के शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश का कौन सा है। 64 का है नहीं 74 का है पूर्व, मतलब जो हमें इतिहास पता है उससे पहले की बातें जिस इतिहास में लिखी गई हैं उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इत प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इत। फलित। पांडित्य अलग है, तत्कालीन अलग है, आवश्यकता अलग है। वर्ष 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन में जाति भेदभाव को समाप्त कर दिया था। यह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो यह आंदोलन शुरू हुआ था अमेरिका से। जाति पाति भेदभाव को समाप्त कर दिया था इस आंदोलन के द्वारा। किस देश ने वर्ष 2023 में भारत से
G20 की अध्यक्षता की थी? ये पूछ रहा है कि नॉर्मली 2023 में G20 की अध्यक्षता किसने करी थी? तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप भी लो हो गया। 1 मिनट में चार्ज लगा लेता हूँ इसको। कौन सा क्षेत्र का है हमारा? ब्राजील। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कितनी कार्यात्मक इकाई हैं? तो इसमें है 5। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का चंदन राज्य कहा जाता है? भारत का चंदन राज्य कर्नाटक में ही है भाई। आपने वो मूवी देख रखी होगी अल्लू अर्जुन की, चंदन की, जिसमें तस्करी करता है वो। 80 का है भी। निम्नलिखित से सम्मिलित करने, मिलान करने हैं, तो इसका है ऑप्शन कोई नहीं। आप खुद मिला के देख लेना, ऑप्शन में से कोई नहीं मिल रहा। भारत में किस राज्य में मध्याह्न योजना शुरू की गई थी? मतलब मिड डे मील योजना कौन से राज्य से शुरू की गई थी पहली बार? तो ये तमिलनाडु से शुरू की गई थी। क्षेत्रफल के विचार से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहले पे एशिया, उसके बाद कौन सा है? तो 82 का है अफ्रीका महाद्वीप। राष्ट्रीय नाट्य अकादमी विद्यालय यानी एनएसडी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएंगे? 1959। ऐसे आंदोलन को तब बंद कर दिया गया जब किसानों ने निम्नलिखित में से किस थाने में आग लगा दी थी? तो ये तो पता है सबको, जिसको चोरा चोरी कांड बोलते हैं, उसी के कारण ऐसे आंदोलन को बंद कर दिया गया था। हमारे वायुमंडल कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? जो हमारा वायुमंडल है उसको कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? तो इसके 5 स्तर हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी बेन स्टोक किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं? तो अभी बेन स्टोक को तो आपने पता ही है कि क्रिकेट देखने वाले को पता होगा कि वो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। बेन स्टोक, जो मतलब कोहली की बहुत सारी वीडियो आती हैं बेन स्टोक के ऊपर, आपको पता ही होगा। 87 का है, किस वर्ष कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? कौन से वर्ष में किए थे? तो 87 का है 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने हस्ताक्षर किए थे। फिर है 88, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। भारत सरकार ने कितने वर्ष तक कितने दिनों में, एक वर्ष में कितने दिनों में रोजगार की गारंटी दी है? मतलब एक साल में कितने दिन आपको रोजगार मिलेगा महात्मा गांधी मनरेगा के तहत, ये पूछना चाहता है। तो इसका ऑप्शन है 100 दिन। गांव में रहते हो, सबको पता है। किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न पुरस्कार जीता? प्रणब मुखर्जी। ये नहीं है कि आप 2025 में पेपर दे रहे तो 2024 का ही भारत रत्न पूछेगा, वो पूछ सकता है 2023 का भी, 22 का भी। तो ये सब आप याद करके जाना।
निम्नलिखित कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता भाई। ये जो कौवा होता है उसके घोंसले में ये अपने अंडे देता है। ये कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो he said Napier works hard, तो he said that Napier worked hard। देखो ये हिंदी में भी आया था करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब इंग्लिश में आ गया। तो इसका है 92 का ऑप्शन 2। पिक अप द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज नो एरर। मतलब कौन सी सेंटेंस में एरर नहीं है? 93 का है 1। आप सबके लिए मैंने एक मॉक टेस्ट भी तैयार किया है। ये अभी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है इन्हीं में से कुछ लगभग मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं जो रिपीट होने के चांस हैं, और स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में से ही हैं, 10 to 15 क्वेश्चन में से हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सी वेबसाइट पे जाके वो मॉक टेस्ट देना है। बिल्कुल फ्री है। आप एक बार इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना, लिखना और फिर वो मॉक टेस्ट दे के देखना कि आपके उसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ये मत सोचना कि छोटा मॉक टेस्ट है वो आपकी तैयारी को अच्छा कर देगा। अभी बताऊंगा मैं आपको लास्ट में वेबसाइट भी। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। 94 का है मस्ट दिस ट्री बी कट। 95 का है टू सेंटीमेंट्स। 96 का है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद अल्टरनेटिव में ग्रामरली करेक्ट सेंटेंस। विल कोलैप्स। और 97 का रहेगा एट द क्रूशियल टाइम। 98 का फिल द ब्लैंक्स विद राइट प्रोकरेट फॉर्म ऑफ वर्ब नाइदर ऑफ द टू मैन। थोड़ी सी मिस प्रिंट है क्वेश्चन, मैंने भी कहीं से लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से ही। 98 का है was two men was very strong। 99 का है arrange the following part of sentence to make a means of meaningful sentence to understand too many people। तो इसका रहेगा मतलब क्या 99 का है बी टू मैनी पीपल। 99 का ए। और 100 का रहेगा फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ डेमोक्रेसी। मोनार्की रहेगा शायद इसका। मोनार्की का मतलब है किसी एक ही समुदाय के लोगों का राज करना, और डेमोक्रेसी में तो आप किसी भी नेता को चुन सकते हैं। तो ये वेबसाइट है resultandmock.com। आपको मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, कलर चेंज हुआ पेन का, अभी भी ब्लैक ही है। हाँ ये है।
तो आप ब्राउज़र में जाके टाइप करना resultandmock.com। ठीक है, मैं अभी आपको 1 मिनट नेट से कनेक्ट करके और मैं अभी बता देता हूँ आपको आप किस तरह से मतलब मॉक टेस्ट दे सकते हो। ओके, 1 मिनट। ये वेबसाइट है resultandmock.com। आप इस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा HSCCT फ्री मॉक टेस्ट, इस पे क्लिक करना। HSCC उसके बाद आना PYQ मॉक टेस्ट फॉर मेंस के लिए है और ग्रुप टी में भी इसके क्वेश्चन आएंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखना यहाँ से जो मैंने क्वेश्चन अभी पढ़ाए हैं लगभग उसी में से मैंने 10 to 15 क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद आप सबमिट करना, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही लगाया है और कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलत लगाया है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और थोड़ी सी मैं अपने वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करूँगा, अभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। आपके लिए मैं ट्रिक से साइंस के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।